जो आईने में है उसकी तरफदारी भी करनी है, मगर जो हम में है उससे हमें यारी भी करनी है। हर एक से मिलने जुलने की कवायद से भी बचना है, हर एक से मिलने जुलने की अदाकारी भी करनी है। खुद अपने आप से होते भी रहना है फरार अक्सर, खुद अपने आप से होते भी रहना है फरार अक्सर, खुद अपने आप की अक्सर गिरफ्तारी भी करनी है। महफिल रूहानियत का ये नया एपिसोड, जिसमें हम जिक्र करेंगे गज़ल्स का, शायरी की ये एक विदा जिसमें अपने भावों को अल्फाजों में पिरो करके हमारे मिशन के ऐसे कितने ही अजीम शायर हुए जिन्होंने सदगुरु को रिझाया, अपने जज्बातों को इतने सुंदर शेरों में, गज़लों में हमारे समक्ष रखा, और आज भी वो एक देन के रूप में सारी ही इंसानियत के लिए, मानवता के लिए अपने आप में एक उपहार है। तो ऐसी ही कुछ गज़लें चुन करके आज आपका साथी आपके साथ है, और कुछ अजीम शख्सियत जो जुड़े हैं इस गज़ल विदा के साथ और इस राग विद्या के साथ, उनका भी तारुफ आपके सामने कराएंगे। आप सभी का खैर मकदम महफिल रूहानियत में। महफिल रूहानियत। बेशक परमात्मा ने दुनिया के हर एक बशर को जज्बातों के साथ नवाजा है, लेकिन उन जज्बातों को अल्फाजों में पिरोने का हुनर, ये जिस पर ख़ास इनायत करते हैं उसी को बख्शते हैं। और आज ऐसे ही एक शायर हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर इस माध्यम के साथ जुड़े हैं। हालांकि ये किसी तारीफ़ या तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत से आयाम, बहुत से पहलू हमने इनके देखे हैं, लेकिन आज एक ख़ास शायर के रूप में महफिल रूहानियत के माध्यम से हम सभी के रूबरू आदरणीय रोशन जी। रोशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद। और रोशन जी के साथ एक ऐसा परिवार जिनका जिक्र निरंकारी मिशन में होता आया है और होता रहेगा, चाहे वो हम DS शौक जी की बात करें या पूज्य विवेक शौक जी की बात करें। विवेक जी की ही सुपुत्री आदरणीय सादिका जी, ये भी आज हमारे साथ हैं। सादिका जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। और जहाँ गज़ल की हमने बात की, गज़ल गायकी में अपना ही एक मकाम बना चुके एक ऐसे फ़नकार जिनके लिए वो एक शेर लिखा हुआ किसी का ध्यान में आता है कि बागा अंदर शाखा उत्ते उंज तां सोने लगदे ही ने, पर तेरे गल विच इन फुल्लां दा कुछ होर नज़ारा हो जाता है। जिनको दुनियावी प्लेटफॉर्म पर भी नाम बख्शा है और निरंकारी मिशन में भी ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। उस्ताद सुरिंदर खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। तो रोशन जी, जब हम गज़ल की बात करते हैं और ख़ास एक ये देन परमात्मा की ओर से आपको बख्शी गई, तो कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, किस तरह से ये हुनर आपकी झोली में आया और कब ये समझ आई कि मुझे उस काबिलियत से बख्शा है कि मैं अपनी कलम से कुछ लिख सकूं? दरअसल संदीप जी, निरंकार की ऐसी कृपा रही कि बचपन से ही सत्संग में मम्मी डैडी जी ने जोड़ दिया जी। तो गायकी तो हमारे परिवार में निरंकार ने बख्शी हुई। मम्मी डैडी जी दोनों बहुत अच्छा गाते हैं जी। तो वो ही थोड़ी सी उनकी जो कला है वो कुछ मेरे अंदर भी आ गई। तो बचपन से गीत गज़लें गाने का तो बहुत शौक़ रहा जी। और हमारे मिशन के जो महान गीतकार जिनको हम कहते हैं बाबूजी, उनके गीत गज़लें मैं बचपन से ही गाया करता था। अच्छा जी। तो उनकी इंस्पिरेशन तो थी। अब गज़लें लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो ऐसे हुआ कि बाबूजी के साथ एक गीतकार थे बनवारी जी। जी जी जी। बनवारी जी अपने आप में एक कमाल के शायर हुए। उनकी कुछ चीज़ें इतनी उम्दा लिखी हुई हैं जी। जैसे उन्होंने एक गज़ल लिखी जिसका मतला ऐसे है कि आपकी मेहरबानियों की कसम आप सा मेहरबान नहीं कोई, जिसका साया है सारे आलम पर बिन तेरे आसमां नहीं कोई। इतना लॉजिकल शेर है और इतनी सादगी में
उस महात्मा ने लिखा। तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि संडे को हम संगत में आया करते थे। अच्छा। नौजवानी की उम्र थी 15-16 साल की जी। तो अक्सर जब मैंने वापस जाना संगत के बाद तो बनवारी जी रास्ते में मिल जाते थे जी। और उन्होंने मुझे इंस्पायर करना शुरू किया कि रोशन तुम गज़लें लिखा करो। अच्छा। तो मैंने 2-3 बार उनसे कहा कि मुझे तो गीत भी लिखने नहीं आते हैं, तो ये तो आप कृपा करें जी। तो बार बार वो मुझे ऐसे इंस्पायर करते थे कि नहीं आप गज़लें लिखा करो। तो इस तरह से वो जी उनका आशीर्वाद कह सकते हैं, बिल्कुल एक महात्मा का, वो दास के लिए आता रहा। और मुझे अचानक एक दिन मैं बैठा हुआ था और मुझे एक गज़ल का थॉट उतरा नंकार से ही, और वो पहली गज़ल थी, आप यूं मुझ पे मेहरबान हुए जाते हैं, वाह वाह, मेरे सब मरहले आसान हुए जाते हैं। क्या बात। तो यहाँ से मेरी जो गज़ल की जो रवानी थी वो दौर शुरू हुआ और उसके बाद फिर गज़लें, नज़में, फिर ये ही लिखता चला गया। तो लगभग कितनी उम्र आपकी रही होगी तब? करीब 15-16 साल की उम्र थी जब ये गज़ल लिखी गई। वाह वाह। तो ये तो फिर जिस सफ़र का आगाज़, जिसकी शुरुआत थी इस ख्याल से हुई थी, तो उसके बाद तो वही होना था जो हुआ। जिन बुलंदियों तक ये ख्याल पहुँचे और जो हम सुन रहे हैं। अब ये अपने आप में एक इलाही निज़ाम ही समझ सकते हैं कि कोई 15-16 साल का एक बच्चा ही कहूँगा, नौजवान भी नहीं, और वो इस तरह के शेर लिख रहा हो, ये बात सदगुरु के चरणों में कह रहा हो कि ख्वाब में भी जो कभी सोचे नहीं थे रोशन, वो हकीकत मेरे अरमान हुए जाते हैं। इतनी गहरी शायरी। और रोशन जी, आज हमारे सारे ही संत महात्माओं के लिए, दर्शकों के लिए यही वो पहली गज़ल है जो हम आज एक नए रूप में उन सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं, रिवील करने जा रहे हैं। तो उसकी एक झलक जिस तरह हम अभी तक बाकी एपिसोड्स में देखते आए हैं, तो आइए इस गज़ल की। महफिल रूहानियत का आज का ये सफ़र, और इसमें जैसा कि हमने तारुफ़ कराया, हमारे साथ सुरेंद्र खान जी जुड़े हैं। तो खान साहब, आज अगर हम दुनियावी तौर पे मौसीकी की बात करें जी, तो कितने सारे आयाम हैं, कितने जॉनर्स हैं जिसमें यंगस्टर्स आजकल जाते हैं, अपने आप को निभाते हैं। जी, और उसमें गज़ल गायकी एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है, गुम होता जा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन आपने इसको चुना, आपने गज़लों को चुना। इसमें आज तो परमात्मा की बख्शिश से बहुत बड़ा मकाम भी हासिल किया, लेकिन इसका आगाज़, इसकी शुरुआत, और ख़ासकर गज़ल ही क्यों आपने गज़ल गायकी में अपने कदम रखे? जी संदीप जी, देखिए, मैं वैसे आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं तो मैं ख़ानदानी गवैया हूं, क्योंकि मेरे दादाजी खान साहब नेक मोहम्मद साहब, वो भी बड़ा कमाल का गाते थे, और मेरे परदादा जी खान साहब कादर बख्श साहब, वो भी बड़ा कमाल का क्लासिकल ध्रुपद हम गाते थे। तो उनके बाद जब मैं बात करूं तो मेरे ताया जी छांगा बांगा कवाल, आप सब जानते हैं, मिशन में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो ख़ानदान जो है हमारा पूरे का पूरा गाने वालों का है, तो इसलिए मैं गाना गाता हूं। और दूसरी बात, जब आप गज़ल की स्पेशली बात करें तो उसमें बड़ी बात ये थी कि जब मैं थोड़ा, मेरे ख्याल में 10 साल का था जी, तब मैंने ग़ुलाम अली खान साहब की ये गज़ल सुनी थी जी। तो तब से लेके बस मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में उनकी आवाज़ जो है वो बस गई, और मेरा बस यही हो गया कि मैंने अगर गाना है कुछ
तो मैंने गज़ल ही गानी है और कुछ नहीं। क्या बात। और खान साहब, आपने जिक्र किया है गुलाम अली खान साहब जी का, तो उनके साथ जुड़ा हुआ एक किस्सा भी है ना जो आप हमारे साथ साझा कर रहे थे, तो क्यों ना वो दर्शकों के साथ भी साझा हो। जी संदीप जी, बिल्कुल, मैं एक वाक़या ज़रूर आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। ये बात है कुछ 2003 की या 2004 की। जी। शिमला में एक निरंकारी समागम था वहाँ पे, और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने वहाँ आना था। जी। तो मैं भी गया था, मैं नया चंडीगढ़ आया था, तो कुछ मेरे एक दो दोस्त जो थे वो बोले कि बाबा जी आज आ रहे हैं तो हम चलते हैं वहाँ पे, तो हम वहाँ चले गए। और वहाँ बस वो कहते हैं कि जब किस्मत चमकनी हो, तो जब सतगुरु का आशीर्वाद मिलना हो ना, तो फिर कुछ देर नहीं लगती। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं वहाँ गया तो किसी ने मेरा नाम दे दिया कि मेरे साथ वाला एक लड़का था, उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अगर नाम आ गया तो अच्छी बात है। तो मेरा नाम आ गया वहाँ पे और मैंने गज़ल गाई। और मैंने जैसे ही गज़ल गाना शुरू किया और उधर से मुझे पता चल गया कि पीछे हलचल हो रही है, इसका मतलब ये है कि बाबा जी आ रहे हैं। जी जी। तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा मैं गा रहा था और मुझे पता चला कि पीछे से गाड़ियाँ आ गई हैं, और मुझे एक जल्दी से महात्मा जी आए और उन्होंने मुझे आके बोला कि आप अपनी गज़ल को कंटिन्यू रखो। जी। और मुझे उस गज़ल के सिर्फ 2 ही शेर याद थे। अच्छा। और मैंने 20-25 मिनट वो गज़ल गाई, वही 2 शेर। हाँ, वो 2 शेर जो है वो मैं गाता रहा। और जब बाबा जी आए सामने से और स्टेज पर जाके बैठ गए, तो उसके बाद मुझे ये बात सुनने को मिली कि बाबा जी ने ये बात बोली थी कि ये कौन गा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुलाम अली साहब। क्या बात। इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे उस टाइम मिला। तो बस ऐसा, वो बस उन सदगुरु के मुंह से ये बात निकलनी थी। और फिर उसके बाद पूरी दुनिया ने मेरा नाम गुलाम अली रख दिया। बेशक मेरा नाम सुरिंदर खान है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, ये इनकी आवाज़ कुछ ऐसी। बहुत खूब। और आपने जहाँ इस नायाब तोहफे की बात करी जो सदगुरु ने दिया, जिससे बड़ा और कोई खिताब हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी से जुड़ा हुआ एक शेर भी तो है जो गज़ल अभी हम सभी के साथ साझा भी करने जा रहे हैं। जी। तो क्यों ना वो शेर, वो गज़ल आप पहले अपने गुनगुना करके हम सभी के साथ साझा करें, फिर वो रिकॉर्डेड वर्जन भी हम ज़रूर सुनेंगे। जी बिल्कुल। ये विवेक शौक साहब की गज़ल है, वो आप नज़र कर रहा हूँ। क्या बात। जी। कोई मुझसा खराब क्या होगा, कोई मुझसा खराब क्या होगा, आप साला जवाब क्या होगा, कोई मुझसा खराब क्या होगा। सब ये कहते हैं आपका हूँ मैं, गम बदनी दनी दपगसानी पानी सारे नीदा पद मगरे रे गरे पगा मरे सा। सब ये कहते हैं आपका हूँ मैं, इससे ऊंचा खिताब क्या होगा, इससे ऊंचा खिताब क्या होगा, आप साला जवाब क्या होगा, कोई मुझसा खराब क्या होगा। ये बाकमाल रचना जो अभी हमने श्रवण की, आदरणीय विवेक शौक जी की कलम द्वारा लिखी गई। सादिका जी,
विवेक जी का जब जिक्र आता है, हालांकि वो सारी की सारी ज़िंदगी अपने आप में रूहानियत से भरी थी, हर एक पहलू, हर एक एस्पेक्ट, लेकिन क्योंकि आज खासकर हम शायरी की बात कर रहे हैं, तो विवेक शौक जी एज आ शायर, ये जन्म कब हुआ? शायर के रूप में ये प्रगटाव कब हुआ? पापा की जर्नी, शेर व शायरी का जो ये सफ़र उनका, तो वही बात जिस तरह भी हमने सुना कि एक परिवार में, ख़ानदान में वो कला जो चलती आ रही थी कि दादाजी भी शायर, और ना सिर्फ एक मिशन में लिखने वाले बल्कि एक अदरवाइज़ भी उर्दू में, फ़ारसी में शौक फ़तेहपुरी के नाम से कई कलाम उन्होंने लिखे। और तो एक वो जो शायरी का एक शौक़ जो एक उनके एक रगों में कहिए कि वो बह रहा था। और हमारे दादी जी भी संगत में गीत गाना, तो उनके गीत गाने का भी एक वो इंस्पिरेशन कहें कि मेरे को एक इंसिडेंट जो ध्यान आ रहा है कि पापा ने सुनाया कि एक गीत उस समय जो गाया जाता था, बहुत कलयुग दा पैगंबर है जी, और वो गीत हमारे दादी जी को बहुत पसंद था, वो बहुत गाते थे, और ख़ासकर उसका तर्ज वो बहुत उनका एक पसंदीदा तर्ज। तो उन्होंने एक बार कहा कि विवेक जी ये गीत मैनू बहुत पसंद है, इस तर्ज से तुसी कुछ और भी लिखो। अच्छा जी। और फिर वो गीत जो हमने कई बार सुना, रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। क्या बात। तो जिस तरह एक जीवन की हर शिक्षा, हर देन जो एक माता पिता से आती है, तो ये भी एक वहीं से एक उन्हें दात और सद्गुरु की रहमत से जाहिर बात है मिली। और लगभग 5 साल की उम्र के थे पापा जब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 5 साल की उम्र में वो गए दादाजी के पास कहने कि डैडी जी मैं कुछ लिखा है, जो इजाज़त होवे तब मैं सुना सकना। और उसके बाद से फिर वो इस तरह ये सिलसिला आगे बढ़ा। कहीं कभी उनके साथ बात करते हुए कोई जिक्र, कोई इंसिडेंट ऐसा जहाँ लगता हो कि इस शायरी में वो रूहानियत बस शामिल ही होती चली गई, अगर लगा कि ये परमात्मा की एक देन है, तो वो कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ उनको अनुभव भी हुआ हो इस बात का, अगर उन्होंने कभी साझा किया हो? कोई एक इंसिडेंट नहीं, वो एक उनका अपना बयान यही था कि वो जो ये मैं लिखता हूँ ये उतरता है, ये मैं नहीं लिखता, ये देते हैं तो लिख पाता हूँ। क्या बात। कि कई बार उन्होंने बताया कि कई बार यूँ भी हुआ कि कवि दरबार जिस तरह पहले एक दिन वो मुकम्मल होता था कि समागम का, कि जिस दिन कवि दरबार होगा, तो यहाँ तक भी हुआ कि कवि दरबार बस अब शुरू होने ही वाला है जी। और जिस तरह कभी सदगुरु बाबा जी, पूज्य माता जी बैक स्टेज आना या मिलना या समागम पे स्टेज पे जाने से पहले नमस्कार होनी जी। तो माता जी ने पूछ लेना कि विवेक तू बोल रहा है ना कविता, अच्छा, कुछ लिखा है समस्या पे जी। या हुजूर ने इशारा कर देना कि आज है वारी, नाम आना है जी। तो हाथ जोड़ के कह देते कि आप जी लिखवा लो, जो आप जी को पसंद हो, जैसा आप जी चाह रहे हो लिखवा लो जी, बस इतना ही कहना और नमस्कार करके आ जाना। और फिर वो कविता किस तरह बनती थी और किस तरह वो कही जाती थी, वो कहते मुझे खुद भी पता नहीं होता था कि क्या आएगा और कैसे कहा जाएगा, पर वो थॉट्स मेरे थे ही नहीं, वो इनकी तरफ से ही आशीर्वाद आता था और वो ऐसे ही आगे कन्वे हो जाते थे। तो जैसे अभी सादिका जी बता रहे थे, तो ये मेरे साथ भी, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि ये उतरती हैं चीज़ें, निरंकार जिससे चाहे लिखवा ले। तो जैसे सादिका जी के दादाजी का शेर एक याद आ रहा है जी जी। इसी मौजू पर कि गैब से आते हैं अशार तो आने दे अशौक, तेरा क्या लगता है सिर्फ इन्हें लिखने के सिवा। क्या बात। तो ये चीज़ें जो हैं ये कोई लिखने वाला नहीं है, और अगर हम सारा दिन भी बैठे रहें और सोचें कि आज शाम को मैंने 2 गज़लें लिखनी हैं, तो कई बार एक लाइन भी नहीं आती है, और जब ये चाहता है तो 15 मिनट में आ जाती है। रोशन जी, जहाँ ये कवि दरबार का जिक्र हुआ है, तो हालांकि मेरी उम्र या मेरी उम्र के जो साथी हैं उन्होंने वो दौर शायद नहीं देखा,
लेकिन जो हमने सुना है या फिर कुछ वीडियो क्लिप्स के माध्यम से देखा है, हमारे मिशन में ऐसे कमाल के शायर हुए जो उस कवि दरबार का एक मुख्य हिस्सा बनते थे, एक अंग बनते थे। तो आप थोड़ा सा उस बारे में भी, उस दौर में भी हमें लेकर के चलें जी, किस तरह का वो माहौल, कैसे वो शायरी, आप जी ज़रूर जिक्र करें। वो दौर दरअसल वाकई कमाल का था और उसमें बाबा गुरबचन सिंह जी के टाइम में जी जो समागम में हमारा कवि दरबार होता था जी तीसरे दिन, तो उसमें लगभग 50 से 60 कवि बोलते थे। हाँ। और उसमें से लगभग 30-40 कवि ऐसे होते थे कि जो किसी को उठने नहीं देते थे। एक से एक कमाल की कविताएं, कमाल की गज़लें, ऐसे ऐसे थॉट आते थे कि कई बार, क्योंकि बचपन से जुड़ाव जी दास का भी रहा, तो हम भी कभी उठ के नहीं जाते थे। कवि दरबार शुरू से आखिर तक हम बैठे रहते थे और उसमें इतने इतने कमाल के शायर हुए हैं। जैसे शौक साहब का जिक्र तो आ ही रहा है जी, शौक साहब, पूर्ण प्रकाश साकी जी, मान सिंह जी मान, हरदेव सिंह जी अलमस्त और ज्ञान सिंह जी महरम, क्या बात, और बाद में अच्छा उसके साथ जनाब निर्मल जोशी जी, और फिर हमारे पंजाब के कुछ कमाल के कवि महात्मा जो पंजाबी भाषा में लिखते थे जी, सरदारा सिंह जी सरदार जी, प्यारा सिंह जी प्यार। तो ये ऐसे ऐसे कमाल के हमारे कवि महात्मा हुए हैं और इनकी गिनती बहुत बड़ी है, मैं शायद याद भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन वो दौर ऐसा होता था कि एक एक कवि को सुनने के लिए हम बैठे रहते थे। फिर वो दौर आगे बढ़ा तो उसमें बेदिल सरहदी साहब जुड़े जी, भूपेंद्र बेकल जी, वाह, तो ये ऐसे कवि जुड़ते चले गए। तो वो कमाल का दौर होता था। उसमें कवि दरबार अपने आप में एक ऐसा दिन होता था कि उस दिन की सारी संगत जो है लाखों की, वो इंतज़ार करती थी। और जैसे कोई आप देखते हैं दुनिया में भी मुशायरा होता है, तो मुझे याद है कि कवि दरबार तकरीबन शाम को उन दिनों में करीब वो शुरू होता था 2 या 2:30 बजे और रात के 8 बजे तक चलता था। इतना बड़ा वो कवि दरबार का प्रोग्राम होता था। और इनमें जिन शायरों का, जिन कवि महात्माओं का जिक्र हुआ, उसी में अभी एक नाम आया आदरणीय भूपेंद्र बेकल जी का। वो भी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत जिसको सदगुरु ने अनेक अनेक सेवाओं से नवाजा और एक शायर के रूप में भी उन्होंने इतनी कमाल की रचनाएं लिखी, जिसमें से एक रचना आज हम आपके सामने रिवील करने जा रहे हैं, रिलीज़ करने जा रहे हैं। हालांकि ये गज़ल हमने पहले सुनी होगी, लेकिन इस नए रूप में पहली बार आइए सुनें। लगे हैं कानों से आँखों का काम लोग, लेने लगे हैं कानों से आँखों का काम लोग, लगे हैं कानों से आँखों का काम लोग। क्या था बनाया बन गए हैं क्या तमाम लोग, लेने लगे हैं कानों से आँखों का काम लोग। महफिल रूहानियत में हमारे ये मेहमान और ये गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी है। रोशन जी, आज हमारे साथ मिशन के हमारे कितने ही ऐसे नौजवान हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को शायरी से जुड़ा देखते हैं जी, और बहुत से सवाल भी जुड़े हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो एक शब्द आया कि गज़ल में एक मतला होता है और एक मक्ता होता है। तो इसमें फ़र्क क्या है ये, इसको किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं उन नौजवानों के लिए और मेरी अपनी समझ के लिए भी?
दरअसल गज़ल जो है उसमें जो पहला शेर है जी उसको मतला कहते हैं। जी जो आगाज़ है गज़ल का, जी किसी भी गज़ल का जो पहला शेर वो मतला, और जो आखिरी शेर होता है जिसमें अमूमन शायर का नाम भी शामिल किया जाता है उसको मक्ता कहते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। अगर आप अपनी किसी एक गज़ल के माध्यम से ही अगर इसको और क्लैरिफाई कर दें। जैसे एक गज़ल थी कि अपनी मर्ज़ी का है मालिक जो खुदा करता है, पैदा करता है जिसे चाहे फना करता है। वाह वाह। तो ये मतला है इस गज़ल का। और इसका जो मक्ता है वो ये है कि एक तरफा है चलन मेरे नबी का रोशन। तो इसमें नाम आ गया राइटर का। एक तरफा है चलन मेरे नबी का रोशन, तू जफा करके वफा, ये तो वफा करता है। वाह 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 वाह, क्या सुभान बात अल्लाह। है। एक सवाल अंकल जी मेरा भी, ख्याल क्योंकि आना एक बात है और फिर उन्हें अल्फाज में पिरोकर कह पाना, तो एक जो टेक्निकलिटी आती है इसमें, रदीफ़ और काफ़िया, तो क्योंकि अक्सर हमारी जनरेशन में कई बच्चे फिर खुले बंद की लिखना ही पसंद करते हैं, पर मैं अपने बारे में कहूँ तो क्योंकि नॉलेज नहीं है, तो अगर उस पे भी आप थोड़ा सा। दरअसल क्या है, लिखने की कई शैलियाँ हैं, कई अंदाज हैं। कई खुली कविता लिखते हैं, कई खुले ख्याल को पूरी उनकी कविता जो है वो उसमें कहीं भी कोई काफ़िया रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जब हम ये बंदिश वाली चीज़ें हैं जिसको गज़ल कहा या नगमा या नज़्म हम कहते हैं, तो इसमें जो काफ़िया है, काफ़िया दरअसल तुक जोड़ने को कहते हैं। तुक जोड़ने को, जैसे आप यूँ मुझ पे मेहरबान हुए जाते हैं, तो इसमें मेहरबान जो लफ्ज़ है ये काफ़िया है जी। तो आप देखेंगे कि आगे जितने भी शेर आएंगे तो मेहरबान के साथ जुड़ते जाएंगे। मेरे सब मरहले आसान आसान हो जाता। तो हुए जाते हैं ये रदीफ़ है। ये रदीफ़, ये नॉन चेंजेबल है। ये पूरी गज़ल में हुए जाते हैं ही रहेगा, 3 लफ्ज़ ही रहेंगे। वाह वाह। ख्वाब में भी जो कभी सोचे नहीं थे रोशन, वो हकीकत मेरे अरमान हुए जाते हैं। हाँ। तो ये काफ़िया और रदीफ़, ये दोनों की खूबसूरती ये है कि अगर काफ़िया और रदीफ़ आपका प्रॉपर ऊपर से नीचे गज़ल में जुड़ता आ रहा है तो वो आपको पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आएगा, लिखने में भी बड़ा मज़ा आएगा, सुनने में भी मज़ा आएगा। और मैं ना अभी सादिका जी सुनते सुनते साथ में रिलेट कर रहा था कि मैं याद कैसे रखूँगा। तो जैसे रोशन जी ने एक शब्द यूज़ किया ना कि जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होता, ये निराकार, उसके साथ हम रदीफ़ को जोड़ सकते हैं। नॉन चेंजेबल एंटिटी। और जो जुड़ते चले जा रहे हैं इसके सुर में, कुदरत, वो गुरसिक हैं साथ। तो ये एक आसान तरीका है याद रखने का। और आज के इस सुहाने, इस रूहानियत से भरे सफ़र को हम इसके अंजाम तक पहुँचें, मैं एक ख़ास गुजारिश करना चाहूँगा खान साहब आपके आगे। एक गज़ल जो कि आदरणीय रोशन जी ने ही लिखी और आपको बहुत प्यार मिला उसके लिए, जी, है जी, वक्त बहुत थोड़ा। आप यूँ कह लीजिए कि इस गज़ल से मुझे निरंकारी मिशन में एक अलग ही पहचान मिली, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि सतगुरु बाबा जी ने, जिस दिन ये गज़ल मैंने गाई थी, सतगुरु बाबा जी ने विचार में भी ये गज़ल दोहराई थी। तो ये मेरे लिए और रोशन साहब के लिए तो है ही है, बहुत बड़ी बात। है वक्त बहुत थोड़ा, अरमान ज़्यादा है वक्त बहुत थोड़ा, अरमान ज़्यादा है, दिल एक लुभाने को, दिल एक लुभाने को सामान ज़्यादा है वक्त बहुत थोड़ा, अरमान ज़्यादा है। कैसे हो शफा हासिल अब पाके दवा रोशन,
कैसे हो शफा हासिल, अब पाके दवा रोशन। बीमार तो हम कम हैं, बीमार तो हम कम हैं, लुकमान ज़्यादा है वक्त बहुत थोड़ा, अरमान ज़्यादा है वक्त बहुत थोड़ा, अरमान ज़्यादा है। दिल एक लुभाने को, दिल एक लुभाने को, सामान ज़्यादा है वक्त बहुत थोड़ा, अरमान ज़्यादा है, अरमान ज़्यादा है। ये कलाम, ये रचनाएं जो आज हमने इस गज़ल स्पेशल एपिसोड में श्रवण की, बिल्कुल हमेशा की तरह हम सभी को इंतज़ार रहता है इनके फुल वर्जन वीडियोस का भी। तो वो जल्द ही इंतज़ार ख़त्म होगा और ये सारे ही वीडियोस हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए उपलब्ध होंगे, और जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी आप इनको सुन सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। तो आइए अब दीजिए इजाज़त, और ख़ास शुक्रिया हमारे इन खास मेहमानों का जिन्होंने आज के इस एपिसोड को और ख़ास बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद।